हेलो बीएससी सेकेंडरी स्टूडेंट्स आपकी पेपर थर्ड चल रहा है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था लंग्स के स्ट्रक्चर को, लंग्स की पोजीशन, थोरेसिक कैविटी को। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, कि किस तरीके से ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ब्रीदिंग का प्रोसेस पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग क्या होती है। तो ब्रीदिंग क्या होती है? इनहेल और एक्सहेल, मतलब एयर को अंदर लेना इनहेल कहलाता है और एयर को बाहर छोड़ना एक्सहेल कहलाता है। तो ये ब्रीदिंग के प्रोसेस के अंदर आता है। तो स्टूडेंट्स ब्रीदिंग के इस प्रोसेस में 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो ब्रीदिंग को में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट एंड सेकंड मूवमेंट ऑफ मसल। तो स्टूडेंट्स ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है वो टोटली किस पर डिपेंड होता है? प्रेशर ग्रेडियंट पर। और प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? ये एक सिंपल डिफ्यूज़न का ही प्रोसेस होता है जिसमें गैसेस जो होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाती है, जिससे एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। और ये जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है ये किसके बीच में बनता है? लंग्स के और एटमॉस्फेयर के बीच में बनता है। मतलब जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें जो एयर प्रेजेंट होती है उसका जो प्रेशर होता है वो, और जो एटमॉस्फेयर होती है उसमें जो गैसेस प्रेजेंट होती है उसमें जो प्रेशर बनता है वो। तो स्टूडेंट्स ब्रीदिंग के प्रोसेस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी मसल्स। कौन कौन सी मसल्स? डायफ्राम की मसल्स और रिब्स की मसल। डायफ्राम क्या था? यह एक डोम शेप स्ट्रक्चर होती है और नीचे की साइड प्रेजेंट होती है। कहाँ पर? थोरेसिक कैविटी में। और सेकंड था रिब्स की मसल। रिब्स की 2 टाइप की मसल्स होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट इंटरनल इंटरकोस्टा मसल्स और सेकंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टा मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स मतलब 2 रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनको बोला गया है इंटरकोस्टल मसल्स, और कोस्टा जो है वो रिब्स का ही दूसरा नाम है। तो इसीलिए रिब्स के बीच में प्रेजेंट मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स बोला जाता है और ये रिब्स को मूवमेंट में मदद करती हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने भी आपको बताया था कि रिब्स की 2 टाइप्स की मसल्स होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो स्टूडेंट्स जो मसल्स रिब्स के अंदर की साइड प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और जो मसल्स रिब्स के बाहर की साइड प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने देखा कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप ब्रीदिंग को हेल्प करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रीद इन से, मतलब एयर को अंदर कैसे लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहलेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जिन मसल्स को हमने अभी डिस्कस किया है वो इनहलेशन के प्रोसेस में किस तरीके से हेल्प करती हैं। तो अब हम बात करते हैं रिब्स की मसल्स की, जिनको क्या बोला जाता है? इंटरकोस्टल मसल्स बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो बाहर की साइड आ जाती है, यानी कि जो रिब्स का मूवमेंट होगा वो किस तरीके से होगा? अप और आउटवर्ड। तो स्टूडेंट्स जो आउटवर्ड होता है वो किसकी वजह से होता है? रिब्स की जो आउटर मसल्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, उसकी वजह से होती है। और रिब्स का अपवर्ड किसकी वजह से होता है? डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से।
डायफ्राम की जो इनिशियली स्ट्रक्चर होती है वो यू शेप्ड की होती है, लेकिन जब हम इनहेल करते हैं तो जब हम इनहेल करते हैं तो जो डायफ्राम की स्ट्रक्चर होती है वो फ्लैट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं उनकी जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। मतलब जब किसी जगह की वॉल्यूम बढ़ जाती है तो वहाँ पर लगने वाला जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। जब हमारे लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है तो लंग्स पर लगने वाला जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। किसकी वजह से? वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से। जैसे ही प्रेशर कम होगा, हम वापस से उस प्रेशर को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? सांस लेंगे, यानी कि एयर को अंदर की साइड लेंगे, और एयर को अंदर की साइड लेने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? इन्हलेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इन्हलेशन के प्रोसेस में दोनों मसल्स, रिब्स की और डायफ्राम की, कॉन्ट्रैक्ट होगी और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी और प्रेशर कम होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखना है कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगी और जो प्रेशर है वो कम होगा। तो क्या होगा? इन्हलेशन होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्सहेलेशन की। एक्सहेलेशन क्या होता है? ब्रीद आउट, मतलब एयर को बाहर की साइड छोड़ना। तो स्टूडेंट्स, एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है, मतलब जिसमें कोई एटीपी या एनर्जी यूज़ नहीं होती, जबकि जो हमारा इन्हेलेशन होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी एटीपी भी यूज़ होती है। और तो स्टूडेंट्स, इन्हेलेशन की तरह एक्सहेलेशन में भी यही मसल्स वर्क करती हैं। कौन कौन सी? रिब्स की मसल्स और डायफ्राम की मसल्स। लेकिन वहाँ पर ये जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी और यहाँ पर ये मसल्स जो हैं वो रिलैक्स कर रही हैं। जब रिब्स और डायफ्राम की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं तो जो रिब केज होता है वो अंदर की साइड और नीचे की साइड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? रिब केज जो होता है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड होता है, जिसकी वजह से लंग्स की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी और लंग्स पर लगने वाला जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो हमें क्या करना होता है? ब्रीद आउट करना होता है, मतलब बाहर की साइड एयर जो है वो बाहर की साइड छोड़नी होती है, ताकि हम वापस से प्रेशर को इक्वल पोजीशन पर ला सके, जो उसकी पोजीशन पहले थी उस पोजीशन पर ला सके। तो स्टूडेंट्स, एक्सहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है? हमारी जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो कम हो जाती है और जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो मसल्स हैं उनके साथ साथ, उनकी जो मूवमेंट है उनके साथ साथ प्रेशर ग्रेडियंट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इस ब्रीदिंग प्रोसेस में। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था ब्रीदिंग का, आप उसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ब्रीथिंग का जो मैकेनिज़्म होता है वो किस तरीके से होता है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जब आप ब्रीद इन करते हैं तो जो चेस्ट कैविटी होती है वो बाहर की साइड आ जाती है, और जब ब्रीद आउट करते हैं तो जो आपकी चेस्ट कैविटी होती है वो वापस से उसी पोजीशन पर चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो हमारा टॉपिक था ब्रीथिंग मैकेनिज़्म का, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।